दिसंबर की हाड़ कपाती ठंड थी। अपने गांव जाने के लिए आरुष बस में बैठ चुका था। शायद मौसम का ही असर था कि ड्राइवर कंडक्टर के अलावा बस के अंदर सिर्फ 4 लोग ही यात्रा कर रहे थे। बाहर हर तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रहा था। यहाँ पर बस 15 मिनट रुकेगी, जिसको फ्रेश होना है हो लो, फिर अगला स्टॉप मऊ होगा। ड्राइवर की बात सुनकर बस में बैठी बाकी सवारियों के साथ आरुष भी उस छोटे से ढाबे पर नीचे उतर गया। यह एक छोटा सा सुनसान ढाबा था जिसके दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। आरुष एक कप चाय पीने की इच्छा से ढाबे के अंदर पहुंच गया था। बस में बैठी बाकी की 3 सवारियां भी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। भाई एक कप मसाला चाय देना। चाय तो है, लेकिन मसाला चाय अभी नहीं है। तो इसमें क्या दिक्कत है, फटाफट बना दो। अरे बाबूजी, आप रेस्टोरेंट में नहीं खड़े हैं, ये जंगल वाला ढाबा है और आप जिस बस में आए हैं वो पूरे 7 मिनट में यहाँ से निकलने वाली है। अरे यार, तुम तो नाराज होने लग गए। अच्छा ठीक है, तुम चाय तो दो। बस में कुल 4 सवारी है, उन्हें भी छोड़ जाएंगे क्या? दुकानदार से चाय का कूलर लेकर वह एक टेबल पर बैठकर चाय पीने लगा। कुछ मिनटों में उसने अपनी चाय खत्म की और ढाबे के बाहर आया तो देखा बस निकल गई है। धूल उड़ाती बस को जाते देख आरुष भी उसके पीछे दौड़ लगा देता है, लेकिन ड्राइवर बस नहीं रोकता। कुछ देर तक बस के पीछे दौड़ने के बाद आरुष वापस ढाबे की ओर मुड़ जाता है। ढाबे के पास आकर वह देखता है कि ढाबे का मालिक ताला लगाकर जा रहा है। अरे भाई, अभी तो बस 5 बजे हैं, अभी से ढाबे में ताला लगाकर कहाँ जा रहे हो? अरे तुम अभी तक यही हो, लगता है तुम्हारी बस छूट गई। अब तो तुम्हारा भगवान ही भला करे। कैसी अजीब सी बात कर रहे हो? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? अरे सर, मैंने आपको बताया ना, ये ढाबा जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। अब सुबह होने तक यहाँ से कोई बस नहीं गुजरने वाली है। ये जगह जैसी दिखती है वैसी है नहीं। आप बस इतना समझ लो, दिन ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं ठहरता, इसीलिए आपका ड्राइवर भी यहाँ से बस भगा ले गया। अरे भाई, ऐसा क्या है यहाँ जो दिन ढलने के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता? और उसकी बात का जवाब दिए बगैर ढाबे वाला अपने ढाबे में ताला लगाकर घड़ी की ओर देखते हुए तेजी से वहां से निकल जाता है। बड़ा ही अजीब आदमी था। शाम के 5 बजे ही ढाबा बंद करके भाग गया। ऊपर से पता नहीं बिन सर पैर की बातें कर रहा था। गांव के लोग अफवाह फैलाने में 1 नंबर होते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। आरुष अपना मोबाइल निकालकर अपनी लोकेशन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि हाईवे से लगते हुए आगे ही एक छोटा सा गांव है। यहाँ तो दोनों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। अगर ढाबे वाले की बात सच थी तो इसका मतलब है अब रात में इस रूट से कोई भी बस नहीं गुजरने वाली है। रात में इस जंगल की रोड पर रुकना सेफ नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, गांव में जाकर मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है वहाँ मुझे रुकने के लिए कोई जगह मिल जाए। आरुष जंगल वाले रास्ते पर तेज कदमों से चला जा रहा था। शाम के 5:30 बज चुके थे। सर्दियों के दिन होने के कारण दिन ढल चुका था और चारों ओर अंधेरे ने अपना कब्जा जमा लिया था। अंधेरे से रह रह कर आती जंगली जानवरों की रोने की भयानक आवाज उसके दिल को दहला रही थी। अरे यार, लगता है इस जंगल में जंगली जानवर भी हैं, तभी इतना भयानक आवाज सुनाई दे रही है। शायद इसी वजह से अंधेरा होने के बाद यहाँ से कोई बस नहीं गुजरती होगी। आरुष मन ही मन अटकलें लगाता आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे सड़क के दूसरे छोर पर एक गांव दिखाई पड़ने लगता है। कैसा गांव है ये? बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। ऐसा लगता है पूरे गांव में बिजली ही नहीं है। गांव की सीमा से लगभग 150 मीटर पहले पीपल के पेड़ों का झुंड दिखाई दे रहा था। जैसे ही आरुष उस झुंड के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। अपना वहम दूर करने के लिए जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे आसपास कुछ भी नजर नहीं आता था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने को होता है उसे फिर से एक आहट और चीखों की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई शक्ति है जो मुझे इस गांव में घुसने नहीं देना चाहती। हाईवे पे घूमते छलावों की कहानी तो मैंने भी सुन रखी है, कहीं इस पेड़ पर कोई छलावा तो नहीं है। आसपास का सन्नाटा और अंधेरा देखकर अब आरुष को भी डर लगने लगा था। उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि तभी उसे पेड़ों के पीछे से झांकते किसी शख्स का आधा शरीर दिखाई दे जाता है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ही इतनी देर से आवाजें निकालकर मुझे डरा रहे हो ना? आरुष की बात सुनकर वह आदमी पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है। वह कोई तकरीबन 20-25 बरस का आदमी था, जिसके लंबे लंबे घुंघराले बाल थे, जिससे उसका आधा चेहरा ढका हुआ दिखाई दे रहा था। क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? ज्यादा बनो मत, मेरे नजदीक मत आना। देखो मैं अभी पुलिस का नंबर मिला दूंगा, दूर हटो। अरे मैं कोई चोर हूँ क्या जो तुम पुलिस को नंबर मिलाओगे? डरो मत, मैं भी डर के कारण ही यहाँ छुपा हुआ था। डर? आखिर किसका डर? देखो, मैं पास के गांव में रहता हूँ। आज मेरी भैंस चरते चरते न जाने कहाँ निकल गई। उसे खोजते खोजते दिन ढल गया और मैं इस मनहूस गांव के पास आकर अटक गया। अरे अटक गया से क्या मतलब है? जंगल में ऐसे पेड़ के पीछे छुपने से कुछ नहीं होगा। या तो सुबह तक तुम ठंड से अकड़ जाओगे या कोई लुटेरा तुम्हें मार कर फेंक जाएगा। चलो अंदर गांव में चलकर मदद मांगते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं इस गांव के आसपास भी नहीं जाने वाला और तुम्हें भी यही कहूंगा कि चले जाओ यहाँ से। ये आदमी क्यों नहीं चाहता है कि मैं गांव में जाकर मदद मांगूं? मुझे तो ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं ये सच में कोई लुटेरा हुआ तो ये भी हो सकता है कि ये कोई भूत प्रेत हो। ऐसे अचानक से पेड़ के पीछे प्रकट हो गया, मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। देखो भाई, तुम्हें अपनी भैंस बकरी जहाँ ढूंढनी है ढूंढो, मेरा रास्ता छोड़ो। मैं जाकर गांव में अपनी रात बिताने का इंतजाम कर लेता हूँ। तुम्हें सचेत करना मेरा काम था, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। आरुष गहरे अंधेरे को देखते हुए तेज कदमों से गांव की सीमा में घुस गया था। सामने लगभग 200 मीटर की दूरी पर 2-3 कच्चे पक्के से घर दिखाई दे रहे थे। आरुष अपने मोबाइल की रोशनी में आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने के घर के बाहर लगे पेड़ के नीचे कोई महिला दिखाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अगले ही पल वह औरत जोर जोर से हंसते हुए पेड़ पर उल्टी लटकी हुई दिखाई देने लगती है। अब तो आरुष के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई थी। वह उल्टे पांव वहां से भागते हुए फिर से उसी पीपल के पास पहुंचा तो वह आदमी उसे कुछ दूरी पर पैदल जाता हुआ दिखाई पड़ा। लगता है मुझसे गलती हो गई, वो आदमी ठीक कह रहा था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस गांव में। आरुष दौड़ते हुए उस आदमी के पास पहुंचता है। आप ठीक कह रहे थे, वो गांव, वहाँ कुछ तो है। मैंने अपनी आंखों से एक औरत को पेड़ पर लटकते हुए देखा। मैं जो बताऊंगा उस पर यकीन कर पाओगे? क्यों नहीं, मुझे आप पूरी बात बताइए। आखिर इस गांव का क्या रहस्य है? जिसको तुमने अभी अभी पेड़ पर लटकते हुए देखा, वो कोई औरत नहीं बल्कि प्रेत था। ये गांव पिछले 75 सालों से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो इस गांव में रहने वाले लोग आखिर कहाँ चले गए? आजादी से पहले की बात है। देश पर अंग्रेजी हुकूमत थी। उस अंग्रेजी हुकूमत में जो हिंदुस्तानी अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वो ऐसे छोटे छोटे गांव पर राज किया करते थे। इस गांव में रहने वाली एक लड़की पर एक रोज अंग्रेज वायसराय की नजर पड़ गई। जब गांव के मुखिया को पता चला कि अंग्रेज अफसर गांव की लड़की को पसंद करता है, तो उसने उस लड़की के बाप को खूब डराया धमकाया और उसकी बेटी को अफसर के साथ भेजने के लिए कहने लगा। भाइयों, आज मेरी बेटी पर उस अंग्रेज ने बुरी नजर डाली है। कल को ये किसी भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। इसलिए हमें इस अंग्रेज से डरे बिना उसका सामना करना होगा। हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर बात आए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे चुप। अगले ही दिन लड़की का पिता पास के गांव में जाकर अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर देता है और दूल्हा बारात लेकर गांव में पहुंच जाता है। हर तरफ खुशी का माहौल था। गांव के सारे लोग शादी में शरीक होने के लिए मंडप में जमा थे। दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था कि उसी क्षण मुखिया को यह खबर लग गई कि रूपा की शादी हो रही है।
इन लोगों को इतनी हिम्मत हो गई है, मेरे समझाने पर भी ये रूपा की शादी करवा रहे हैं। इससे पहले कि वो गोरा मेरी खाल खींचे, मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। मुखिया अंग्रेज सैनिकों के साथ आधी रात को गांव में घुसा और रूपा के घर पर पेट्रोल को छिड़ककर चारों ओर से आग लगा दी। पूरा का पूरा गांव एक ही दिन में उस आग में खत्म हो गया। लेकिन मरने के बाद भी उन लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिली और तब से लेकर आज तक वो लोग इस गांव में ही भटक रहे हैं। मुखिया और उसके सभी आदमियों को मारकर उन्होंने अपनी मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन उस दिन के बाद ये गांव हमेशा के लिए शापित हो गया। इसलिए अंधेरा होने के बाद गांव की सीमा को पार करने का मतलब अपनी मौत को बुलाना। आज तक जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। इस घटना के 70 साल बीतने के बाद भी उस गांव में जाने की कोई हिम्मत नहीं दिखाता। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद भाई, लेकिन अब हम रात कहाँ गुजारेंगे? आओ मैं एक जगह बताता हूँ। वह आदमी आरुष को लेकर एक पुराने से घर में चला गया। ये जगह थोड़ी पुरानी है, लेकिन यहाँ कोई खतरा नहीं है। तुम सुबह तक यहाँ रुक सकते हो। गांव की खौफनाक कहानी सुनकर आरुष का रोया रोया डर से कांप रहा था, क्योंकि वो उस गांव की सीमा में पैर रखकर लौट आया था। अरे भाई, आपका नाम नहीं बताया आपने? किशन कुमार। आरुष को उस पुराने से मकान में छोड़कर किशन वहां से बाहर निकल गया। आरुष ने किसी तरह वो रात बिताई। सुबह बस के हॉर्न की आवाज से उसकी नींद खुल गई। लगता है सुबह हो गई। सुबह का उजाला उस टूटे फूटे पुराने कमरे को रोशन किए हुए था। कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाते हुए अचानक आरुष की नजर शादी के कार्ड पर जाकर थम गई, जो सामने रखी कुछ किताबों के पास बिखरे थे। किसी की शादी का कार्ड लगता है। रूपा संग किशन, 22 दिसंबर 1946। आरुष का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। जिसके साथ आरुष ने रात बिताई थी वो कोई और नहीं, रूपा का दूल्हा किशन था। बाकी गांव वालों के साथ साथ वो भी आज तक भटक रहा था, लेकिन शायद उसके भटकने का मकसद अलग था।